गुड मॉर्निंग। वेलकम टू सक्सेस लॉ अकेडमी। आज हिंदू लॉ की सेकंड क्लास है जो कि हम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। तो चलिए सेक्शन 9 से स्टार्ट करते हैं। इससे पहले फर्स्ट क्लास में हो चुका है। ठीक, सेक्शन 9 डायरेक्ट प्री में पूछ लिया जाता है। सेक्शन 9 क्या है? तो दैट इज आरसीआर, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट व्हेन आइदर हस्बैंड और वाइफ, ठीक, तो कोई भी, व्हेन आइदर हस्बैंड और वाइफ हैज without reasonable excuse withdrawn from the society of the other, the aggrieved party. aggrieved party कौन हो सकता है? aggrieved party husband and wife कोई भी हो सकता है, ये याद रखना। may apply by petition to the district court। कौन से कोर्ट में? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। उत्तराखंड में, यूपी में बहुत बार ये पूछा हुआ है। for RCR and the court on being satisfied of the truth of the statement made in such petition and that there is no legal ground why the application should not be granted, may decree RCR right accordingly. Explanation: where a question arises whether there has been reasonable excuse from withdrawal from the society, the burden of proving reasonable excuse shall be on the person who has withdrawn from the society. तो एक्सप्लेनेशन बेसिकली बर्डन ऑफ प्रूफ की बात कर रहे हैं। बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होगा? उस व्यक्ति के ऊपर जिसने विथड्रॉन किया है। तो आरसीआर का मतलब क्या हुआ, एक बार को हम देख लें। इसके इसेंशियल्स देख लेते हैं एक बार। ठीक, तो कोई भी आइदर पार्टी वो हस्बैंड भी हो सकता है और वाइफ भी, ठीक, विथड्रॉन फ्रॉम द सोसाइटी। अब हम ये सोसाइटी बोल रहे हैं, सोसाइटी का मीनिंग क्या है? हम ये जो सोसाइटी बोल रहे हैं, सोसाइटी का मीनिंग क्या है? तो ये जो टर्म है डायरेक्ट में यूज की गई है सोसाइटी, इसका मतलब है मैरिटल कोहैबिटेशन एंड फुलफिलमेंट ऑफ म्यूचुअल ड्यूटीज टू ईच अदर। थर्ड, ये जो विड्रॉल हो रहा है दैट इज विदाउट रीजनेबल एक्सक्यूज। कोई रीजनेबल एक्सक्यूज नहीं है कि ऐसा क्यों किया गया है उसके द्वारा। एंड फोर्थ, इफ द कोर्ट इज सेटिस्फाइड, ठीक, तो वो आरसीआर ग्रांट कर दे। कौन सी कोर्ट पे ये अप्लाई होगा? कौन सी कोर्ट कॉम्पिटेंट है? दैट इज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक, तो ये सारे इसके इसेंशियल्स हैं। और बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होगा? एक्सप्लेनेशन बताता है उस व्यक्ति के ऊपर होगा जिसने विथड्रॉन किया है। ठीक, तो ये इसके इसेंशियल्स है सेक्शन 9 के। एक इसका लैंडमार्क केस है जो कि इसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी पे जजमेंट आई थी। केस का नाम लिख लीजिए, बहुत बार प्री में पूछा जाता है। सरोज रानी वर्सेस सुदर्शन कुमार, 1984 सुप्रीम कोर्ट। ठीक, इस पे बात हुई थी कि ये वायलेट करता है। फॉर एग्जांपल, वाइफ अपने घर चली गई हस्बैंड को छोड़ के विदाउट रीजनेबल एक्सक्यूज। ठीक, तो आरसीआर ये कहता है कि अब ये वापस आए। अगर विदाउट सारे एसेंशियल्स कंप्लीट होते हैं तो कोर्ट डिक्री पास कर देगा। तो इस केस में बात आई थी कि ये तो वायलेट कर रहा है फंडामेंटल राइट को, दैट इज आर्टिकल 21 को। ठीक, कि वो तो जबरदस्ती जा रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, ऐसा कोई वायलेशन नहीं करता है ये। ठीक, तो कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी पे केस था ये। अब एक चीज देखो, आरसीआर की डिक्री पास हो गई, अगर कोई कंप्लायंस नहीं कर रहा हो तो उसके क्या इफेक्ट होंगे? इफेक्ट ऑफ नॉन कंप्लायंसमेंट ऑफ डिक्री प्री में ये पूछा जाता है। कहां दे रखा है? तो वो दे रखा है ऑर्डर 21 रूल 32 ऑफ सीपीसी में। ठीक, क्या बोलता है ये? इफ अ पार्टी अगेंस्ट होम अ डिक्री ऑफ आरसीआर इज पास विलफुली डिसओबे, आरसीआर की डिक्री पास हो गई है और वो डिसओबे कर रहे हैं जानबूझ के, देन द डिक्री में बी एनफोर्स्ड बाय अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। उस व्यक्ति की प्रॉपर्टी को अटैच किया जा सकता है। ये सीपीसी में ऑर्डर 21 रूल 32 में बताया गया। ठीक, सेकंड,
डिक्री पास हो गई, उसके बाद भी कोई रिजम्पशन नहीं हो रहा, नो रिजम्पशन ऑफ कोहैबिटेशन, ठीक, इवन आफ्टर 1 ईयर, इवन आफ्टर 1 ईयर। तो ये जब डिक्री है पास हुई और 1 साल तक पार्टीज नहीं आके कोहैबिट कर रही, तो उसके बाद ये ग्राउंड बन जाता है डाइवोर्स, ये ग्राउंड बन जाता है डाइवोर्स का। कहां दे रखा है? सेक्शन 31A सेकंड ऑफ एक्चुअल में। तो ये प्री पॉइंटर्स में इंपॉर्टेंट है, पूछ लिए जाते हैं कभी कभी, ठीक। तो ये था सारा सेक्शन 9। अब सेक्शन 10 जो है हमारा, सेक्शन 10 बात करता है जुडिशियल सेपरेशन की। सेक्शन 10 जो है बात करता है जुडिशियल सेपरेशन की, ठीक। तो जुडिशियल सेपरेशन आइदर पार्टी, अगेन हस्बैंड एंड वाइफ दोनों के पास राइट्स है, ठीक है। इसके ग्राउंड्स क्या है जुडिशियल सेपरेशन के? तो सेक्शन 13(1 and 2 जो उसके ग्राउंड है, सब सेक्शन 1 and 2 में, सेक्शन 13 में डाइवोर्स के वही सेम ग्राउंड्स इसके हैं, ठीक। तो ये हम ग्राउंड्स सेक्शन 13 जब डाइवोर्स पढ़ेंगे तभी देख लेंगे। अब एक चीज देखना आप, ये जो ग्राउंड्स हैं जुडिशियल सेपरेशन के, ये सेम कब हुए हैं? आफ्टर मैरिज लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1976। ये चीज हमेशा याद रखना, कभी प्री में पूछा जा सकता है। 1976 के बाद जुडिशियल सेपरेशन के ग्राउंड सिमिलर कर दिए गए, जो कि डाइवोर्स के ग्राउंड है सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2 में। The decree for judicial separation has been part subsection 2 पढ़ रहा हूँ। It shall no longer be obligatory for the petition to cohabit with the respondent, but the court may, on the application by petitioner of either party, on being satisfied the truth of the statement made in such petition, rescind the decree if it considered it just and reasonable। तो सिंपल सी चीज, कोई भी पार्टी एप्लीकेशन लगा सकती है, पेटिशन फाइल कर सकती है, और डिक्री जो जुडिशियल सेपरेशन की पास हुई है वो रिस्काइंड कर दी जाएगी, ठीक। एक बार इसके भी इसेंशियल्स देख लेते हैं जो मेन है, जिनसे प्री में क्वेश्चन बन सकते हैं। सेक्शन 10 की अगर बात करें, ठीक, तो मैरिज यहाँ पे डिसॉल्व नहीं होती, टेम्पररी सस्पेंशन इसे बोला जा सकता है। अगर अदर वर्ड्स में हम बात करें तो ये एक तरीके का टेम्परेरी सस्पेंशन ऑफ मैरिज है, यहाँ पे डिसॉल्व नहीं हो रही है। सेकंड, parties are not obligated to cohabit थर्ड, अगेन सेम पॉइंट है, ठीक। जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री हो रही है और उसके बाद भी 1 ईयर तक कोहैबिटेशन नहीं होता, तो दैट विल बी अ ग्राउंड फॉर डाइवोर्स, जैसे आरसीआर में अभी हमने देखा था, ठीक। जैसे हमने आरसीआर में देखा था वो सेम चीज यहाँ पे भी है। अब नेक्स्ट आ जाता है आपका सेक्शन नंबर 11, जो कि बात करता है वॉइड मैरिजेस की। अभी हमने जब सेक्शन नंबर 5 पढ़ा था तो वॉइड मैरिज कहाँ की? फर्स्ट में, फोर्थ में एंड फिफ्थ में। फर्स्ट क्या बात करता है? बाइगेमी या मोनोगेमी, जो भी बोल लो आप, ठीक। प्रोहिबिटेड डिग्री एंड सपिंदा। तो ये वॉइड मैरिज के बारे में। अब आ जाता है इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन नंबर 11, वो सॉरी 12, जो कि बात करता है वॉइडेबल मैरिज की, ठीक। वॉइडेबल मैरिज की अगर मैं आपको बात करूं तो उसके 4 ग्राउंड्स हैं। फर्स्ट वन इज जहां पे रिस्पोंडेंट इंपॉर्टेंट होता है, इफ द रिस्पोंडेंट इज इंपॉर्टेंट। सेकेंड, अनसाउंड, जो कि सेम अंडर सेक्शन 5 सेकेंड में था, ठीक। थर्ड वन टॉक्स अबाउट कंसेंट, किसकी?
पेटिशनर की या गार्जियन की। ठीक, ये कंसेंट कैसे ली गई है, या तो फ्रॉड से ली गई है या फोर्स से ली गई है। ठीक, या तो फ्रॉड करके ली गई है कंसेंट, या फोर्स से ली गई है। और जिस दिन ये पता चलता है कि पेटिशनर या गार्जियन की कंसेंट जो फ्रॉड और फोर्स से हुई है, तो उसका लिमिटेशन पीरियड क्या दे रखा है, विद इन 1 ईयर। ठीक, फ्रॉम द डेट ऑफ दिस आप सूट फाइल कर सकते हैं और इसे अवॉइडेबल मैरिज डिक्लेयर कर सकते हैं। एंड द लास्ट वन, एट द टाइम ऑफ द मैरिज फीमेल इज प्रेग्नेंट, वो ऑलरेडी प्रेग्नेंट है किसी और से। ठीक, तो इसके लिए भी स्पेशल पॉइंट क्या है कि एट द टाइम ऑफ द मैरिज बॉय को नॉलेज नहीं होनी चाहिए। ठीक, सेकंड, 1 ईयर लिमिटेशन पीरियड है, जिस दिन उसे नॉलेज हुई है कि ये प्रेग्नेंट है, तो उस टाइम से सिंपल सी चीज, 1 ईयर लिमिटेशन पीरियड है, शादी को वॉइड किया जा सकता है। और जब पता चल चुका है तो उसके बाद कोई इंटरकोर्स उनके बीच में नहीं हुआ हो। ठीक, तो यही सब सेक्शन 11 एंड 12 है। एक बार हम बेयर एक्ट में भी देख लेते हैं, मैंने आपको वैसे भी बता ही दिया। सेक्शन 11 क्या बात करता है, वॉइड मैरिज। ठीक, अगेन यही क्लोज दे रखे हैं, क्लोज फर्स्ट, फोर्थ एंड फिफ्थ। ये आपको हमेशा याद होनी चाहिए और सीक्वेंस से होनी चाहिए, मैंने सेक्शन नंबर 5 में भी आपको बोला था। सेक्शन नंबर 12 टॉक्स अबाउट वॉइडेबल मैरिज। Any marriage solemnized whether before or after the commencement of this act shall be voidable, may be annulled by a decree of nullity on any of the following grounds। 4 ग्राउंड्स दे रखे हैं। पहला क्या दे रखा है, रिस्पोंडेंट इंपॉर्टेंस है। सेकंड, ठीक, अनसाउंडनेस की बात करता है। थर्ड, कंसेंट की बात करता है। ठीक, जो कि फोर्स और फ्रॉड से ली गई है, या तो पेटिशनर या फिर गार्जियन के द्वारा। एंड फोर्थ वन, that female is respondent and that was at the time of the marriage is pregnant। ठीक, अब सेकंड सबसेक्शन क्या बोलता है, ऑन द ग्राउंड स्पेसिफाइड अंडर क्लॉज सी। क्लॉज सी किसके बारे में बात करता है, कंसेंट के। ठीक, ऑफ सबसेक्शन 1 शैल बी एंटरटेन इफ, पेटिशन तभी एंटरटेन होगी जब ये कंडीशन फुलफिल होगी। द पेटिशन इज प्रेजेंटेड more than 1 year after the force has ceased to operate or as the case may be। मतलब लिमिटेशन पीरियड बता रखा है, इससे ज्यादा ना हो, 1 ईयर से ज्यादा। ठीक, नहीं तो एंटरटेन नहीं की जाएगी। The petitioner has with his or her full consent lived with other party at the marriage to the marriage as husband or wife after the force has ceased to operate। और ठीक, फोर्स हट गई है, उसके बाद वो दोनों एक साथ खुशी से रह रहे हैं, तो एंटरटेन नहीं की जाएगी। ठीक, क्लोज डी, क्लोज डी क्या बात करता है, प्रेगनेंसी की। On the ground specified in clause D of subsection 1 shall be entertained unless the court is satisfied that the petitioner was at the time of the marriage was ignorant। उन्हें नॉलेज नहीं थी कि वो ऑलरेडी प्रेग्नेंट है। ठीक, सेकंड, that the proceeding have been instituted in the case of the marriage solemnized before the commencement of this act within 1 year such commencement, and in the case of the marriages solemnized after such commencement within 1 year from the date of the marriage। मैरिज की डेट से 1 साल तक आपका लिमिटेशन पीरियड दे रखा है। That marital intercourse with the consent of the petitioner has not taken place since the discovery by the petitioner of the existence of said ground। जब उन्हें पता चल चुका है पेटिशनर को, हस्बैंड को, उसके बाद उनके बीच में कोई मैरिटल इंटरकोर्स नहीं हुआ है। तो ये सेक्शन 12 है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 13। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है सेक्शन 13, डाइवोर्स। ठीक, अब डाइवोर्स जो है ना, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया था, इससे पहले डाइवोर्स नहीं था। ठीक, अब डाइवोर्स के जो ग्राउंड है वो देख लेते हैं, मैं आपको शॉर्टकट में बता देता हूँ कि सेक्शन 13 सबसेक्शन 1, ये जो ग्राउंड्स हैं ये हस्बैंड एंड वाइफ दोनों के पास। सेक्शन 13 सबसेक्शन 2, ये जो ग्राउंड्स हैं सिर्फ और सिर्फ वाइफ के पास है।
सेक्शन 13B म्यूचुअल डाइवोर्स की बात करता है एंड सेक्शन 13(1)(a). ठीक, अब एक एक करके ये सारे ग्राउंड्स देख लेते हैं, प्री में पूछते हैं हम। अब सेक्शन 13 अब सेक्शन 1 की बात करें तो शॉर्टकट में अगर ये सारे ग्राउंड याद करने हैं तो याद कर लो ACDCULBR। ऐसा तो आप क्या मर्जी प्रोनाउंस करो, देखो यहाँ से बी हट गया तो ABCD होता है, ACD कलवर आप इसको प्रोनाउंस कर सकते हो या जो मर्जी। उसकी मैं फुल फॉर्म बता देता हूँ। ए से एडल्ट्री, ठीक, टी से आपका क्रुएलिटी, ई से डिजर्शन, फिर सी से जो है वो है कन्वर्जन, यू से अनसाउंड, एल से लेप्रोसी, बी से वेनरल डिसीज, एल से रिनाउंस द वर्ड और एच से नॉट हियर। ठीक, प्रिजम्पशन ऑफ डेथ भी आप बोल सकते हो। तो ये आप अगर आपने बस वो एक लेटर याद कर लिया आपको सारे ग्राउंड्स याद हो जाएंगे। और यही जो सेक्शन 13 सब सेक्शन 1 और 2 की हम बात करते हैं, यही सेम ग्राउंड्स आपके सेक्शन 10 के भी हैं। ठीक, 13 सब सेक्शन 2, उसमें सबसे पहले आता है आपका आइगेमी, सेकंड रेप और सोडोमी, थर्ड अंडर सेक्शन 125 CRPC, फोर्थ ऑप्शन ऑफ पोवर्टी। ठीक, पहले हम सेक्शन 13 को देख लेते हैं, 1 एंड 2 सब सेक्शन। अब टाइम टू टाइम ना सेक्शन 13 में अमेंडमेंट्स भी हुई है, टाइम टू टाइम इसमें अमेंडमेंट हुई है। एक हुई है हमारी मैरिज लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1976, एक हुआ है पर्सनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 29। 1976 में क्या क्या चेंजेस आए वो देख। सिंगल एक्ट ऑफ एडल्ट्री को ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स बना दिया कि आप एडल्ट्री में सिंगल एक्ट भी करेंगे तब भी ये डाइवोर्स का ग्राउंड है, जो कि पहले नहीं था। सेकंड, क्रुएलिटी और डिजर्शन जो था ना, उसको ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स बना दिया गया। जबकि इस अमेंडमेंट से पहले ये सिर्फ और सिर्फ जुडिशियल सेपरेशन के ग्राउंड थे, सिर्फ और सिर्फ जुडिशियल सेपरेशन के ग्राउंड थे। थर्ड, लेप्रोसी एंड वेनरल डिसीजेस का जो है उसमें पहले एक मिनिमम टाइम पीरियड फिक्स होता था, इतना होगा तभी ग्राउंड बनेगा, बट इस अमेंडमेंट से उसको ओमिट कर दिया। और जो हम बात कर रहे हैं म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स की अंडर सेक्शन 13B, वो इंट्रोड्यूस किया गया, एज वेल एज सेक्शन 13A अल्टरनेटिव रिलीफ इन केस ऑफ डाइवोर्स। ठीक, इसको भी प्रोड्यूस किया गया। ये सारे जो चेंजेस हुए हैं ये 1976 अमेंडमेंट एक्ट। 2019 की अमेंडमेंट से क्या चेंज हुआ है, तो लिप्रोसी एक ग्राउंड था डाइवोर्स का, जो अभी हमने देखा भी है सेक्शन 13 सब सेक्शन 1 में, जो कि ग्राउंड है हस्बैंड एंड वाइफ के पास, दोनों के पास, उसको ओमिट कर दिया। और दिस ग्राउंड इज ओमिटेड। ठीक, अब थोड़ा बहुत इसमें हम देख लेते हैं।
सेक्शन 13 सब सेक्शन 1 के ग्राउंड्स किसको मिलते हैं? हस्बैंड एंड वाइफ दोनों। ठीक, सबसे पहला ग्राउंड क्या है? एडल्ट्री, जो कि 1976 में सिंगल एक्ट जो इसका एडल्ट्री का है वो भी एक ग्राउंड बना दिया गया। ठीक है, अब इसमें अगर लैंडमार्क केस देखा जाए तो जोसेफ साइन का है वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक, एडल्ट्री को एज अ क्रिमिनल ऑफेंस ठीक अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया, बट स्टिल ये आज भी ग्राउंड है डाइवोर्स का। सेकंड, क्रुएलिटी। क्रुएलिटी जो है अपने आप में बहुत बड़ी टर्म है। ठीक, इसमें फिजिकल, मेंटल, हर चीज की क्रुएलिटी आती है। इसमें जो फर्स्ट टाइम क्रुएलिटी को डिफाइन किया गया था वो था रशल वर्सेस रुशल का। ठीक, इसमें फर्स्ट टाइम क्रुएलिटी टर्म को डिफाइन किया गया था। इसके जो लैंडमार्क केस हैं वो लिख लो, दास्तान वर्सेस दास्तान। ठीक, शोभा रानी वर्सेस मधुकर रेड्डी। शोभा रानी वर्सेस मधुकर रेड्डी में डिमांड ऑफ डाउरी को यही बोला गया था कि अगर आप डाउरी की डिमांड करते हो तो दैट मीन्स ये अपने आप में क्रुएलिटी है। ठीक, सुमन कपूर वर्सेस सुधीर कपूर। तो मेंस रिया दैट इज नॉट इसेंशियल फॉर क्रुएलिटी। तो ये कुछ केसेस है। एक केस रवि कुमार वर्सेस जुल्मी देवी, फ्री में पूछ लिए जाते हैं इसलिए मैंने आपको बता दिया। केसेस तो बहुत हैं, बट लैंडमार्क केसेस की अगर बात की जाए जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हैं वो यही है। ठीक, अगर कोई केस मिस हो रहा हो तो वो आप अपने आप ऐड कर लेना, हो सकता है मेरे से एक आधा केस मिस हो जाए तो। ठीक, थर्ड वन इज डिजर्शन। थर्ड वन इज डिजर्शन। ठीक, अब डिजर्शन का अगर सिंपल सी चीज बोली जाए, अगर कोई कपल है वो एक दूसरे से अलग रह रहे हैं, आइदर पार्टी हैज डिजर्टेड द पेटिशनर फॉर अ कॉन्टिन्यूअस पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 2। ये याद रखना, हो सकता है प्री में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक, जिस दिन पेटिशन प्रेजेंट की गई है तब से, यहाँ पे अगर प्रेजेंट की जा रही है तब से एटलीस्ट मिनिमम 2 साल हो चुके हो। ठीक, तो डिजर्शन टर्म क्या डिफाइन द हिंदू मैरिज एक्ट में? आंसर इज नो, ये डिफाइन नहीं है। बट इसका मतलब क्या होता है? आप अपने आप को विड्रॉल कर ले रहे हो मैट्रिमोनियल ऑब्लिगेशन से। ठीक, दैट टू विदाउट एनी रीजनेबल एक्सक्यूज। केस लिखिए, सावित्री पांडे वर्सेस प्रेमचंद्र पांडे, 2002 सुप्रीम कोर्ट। और डिजर्शन जो है वो एक्चुअल भी हो सकता है और कंस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। नेक्स्ट आ जाता है कन्वर्जन इसका ग्राउंड। ठीक, अगर कोई एक पार्टी कन्वर्ट हो जाती है तो दैट इज अ ग्राउंड फॉर डाइवोर्स। ऑटोमेटिकली डाइवोर्स नहीं होगा, ग्राउंड होता है, आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा। फिफ्थ, अनसाउंड। अगर कोई पार्टी अनसाउंड है, इसमें एक केस है राम नारायण गुप्ता वर्सेस श्रीमती रामेश्वरी गुप्ता, 1988। ठीक, नेक्स्ट वन इज लिप्रोसी, वो अब हट चुका है अगर बात की जाए।
2019 की अमेंडमेंट एक्ट से को ओमिट कर दिया गया है। अब ये ग्राउंड नहीं है डाइवोर्स का। 7th वन इज वेनरल डिसीज। ठीक, कम्युनिकेबल फॉर्म की कोई डिसीज है तो दैट इज अ ग्राउंड फॉर डाइवोर्स। आर रिनाउंस द वर्ड। अगर कोई भी पार्टी, आइदर पार्टी, ठीक, रिनाउंस कर दिया है वर्ड को तो सिंपल सी चीज, एक ग्राउंड बन जाता है एक डाइवोर्स का। एंड नाइन्थ, प्रिजम्पशन ऑफ डेथ। नाइन्थ वन इज रिजम्पशन ऑफ, तो प्रिजम्पशन ऑफ डेथ। ठीक, a petition for divorce may be presented by either party. Either party, if the other party has not been heard of as being alive for the period of 7 years, 7 साल से पता नहीं है कि वो जिंदा है या नहीं। ये आपको इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 107, 108 में मिलता ही है। ठीक, तो ये सारे ग्राउंड्स जो हैं ये हस्बैंड एंड वाइफ के पास अंडर सेक्शन 13 सबसेक्शन 1, सेक्शन 13(1)(a) की अगर मैं बात करूं तो, ठीक, इसकी बात की जाए, ये भी ग्राउंड्स जो है हस्बैंड एंड वाइफ के पास है, दोनों के पास। क्या पॉइंट क्या बात करता है? पहला पॉइंट बात करता है जुडिशियल सेपरेशन की अगर डिग्री आ गई और 1 ईयर तक कोहैबिटेशन नहीं हुआ, दैट मीन दैट इज अ डाइवोर्स फॉर, वो दैट इज अ ग्राउंड फॉर डाइवोर्स। ये ऑलरेडी हमने देखी है जुडिशियल सेपरेशन। सेकंड, सेकंड बात करता है आरसीआर की, अगेन डिग्री आ गई 1 साल तक। ठीक, नो रिजम्पशन ऑफ कॉन्जुगल राइट, दैट इज आल्सो अ ग्राउंड फॉर डाइवोर्स। ठीक, यहाँ पर रखना 1 ईयर और 1 ईयर है। ठीक, अब आ जाता है सेक्शन 13(2). ये ग्राउंड सिर्फ वाइफ के पास है, ये ग्राउंड सिर्फ वाइफ के पास है। क्या है? आइगेमी। सेकेंड वन इज रेप, सोडोमनी और बेस्टिलिटी। थर्ड वन आ जाता है आपका अंडर सेक्शन 125 CRPC। एंड फोर्थ वन इज ऑप्शन ऑफ पुबर्टी। ये जो ग्राउंड्स हैं ये सिर्फ और सिर्फ वाइफ के पास। अब यहीं से मैं बात करूं, इरिट्रेबल ब्रेकडाउन थ्योरी भी एक चीज पूछ जाती है। इरिट्रेबल ब्रेकडाउन थ्योरी क्या? हस्बैंड एंड वाइफ एक साथ रह ही नहीं सकते। ठीक, इम्पॉसिबल है उनका साथ में। इसमें 2 लैंडमार्क केस है, एक मनीष गोयल वर्सेस रोहिणी गोयल 2010 सुप्रीम कोर्ट। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है इरिट्रेबल ब्रेकडाउन थ्योरी के बेसिस में डाइवोर्स देने की, मींस ये एक ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स है और वो सुप्रीम कोर्ट ही यूज कर सकता है अंडर आर्टिकल 142। ठीक है। सेकंड वन इज नवीन कोहली वर्सेस नीलू कोहली 2006 सुप्रीम कोर्ट। और इसको आप क्रुएलिटी का भी केस बता सकते हो। इसमें यही बोला गया था कि एक पार्टनर अगर दूसरे पे क्रुएलिटी कर रहा है तो दैट इज अ ग्राउंड फॉर इरिट्रेबल ब्रेकडाउन थ्योरी और इस बेसिस में डाइवोर्स दिया जाता। नेक्स्ट टॉपिक जो आ जाता है हमारा, आ जाता है सेक्शन 13(3) डाइवोर्स। सेक्शन 13(b) म्यूचुअल डाइवोर्स। म्यूचुअल डाइवोर्स जो है मैंने अभी आपको बताया था 1976 से इंट्रोड्यूस किया गया, मैरिज लॉ अमेंडमेंट एक्ट में ये ऐड किया गया था, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में।
subject to the provision of this act, a petition for dissolution of marriage by a decree of divorce may be presented to the डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। कौन सी कोर्ट में प्रेजेंट की जाएगी? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, बाय बोथ पार्टीज, दोनों पार्टी प्रेजेंट करेगी। टू अ मैरिज टुगेदर वेदर सच मैरिज वाज सोlemnized बिफोर और आफ्टर द commencement of Marriage Law Amendment Act 1976 on the ground that they have been living separately for a period of 1 year or more। वो दोनों अलग रह रहे हैं 1 साल या 1 साल से ज्यादा। That they have not been able to live together and they have mutually agreed that the marriage shall be dissolved on the motion of both the parties made not earlier than 6 months after the date of the presentation of petition referred to in subsection 1 and not later than 18 months after the said date if the petition is not withdrawn in the meantime the court shall on being satisfied after the hearing the parties and after making such inquiry as it thinks fit that a marriage has been solemnized and that the government in the petition as true pass a decree of divorce declaring the marriage to be solemnized with effect from the date of the decree। जिस दिन डिक्री पास होगी divorce, ठीक है। एडमिन बी के अगर इसेंशियल्स की बात की जाए, दोनों पार्टी जो है वो अलग रह रहे हैं, इतना पीरियड 1 ईयर या उससे ज्यादा, ठीक। दोनों पार्टी साथ में नहीं रह सकते, म्यूचुअली एग्रीड हो गए हैं, म्यूचुअली एग्रीड हो गए हैं कि मैरिज को डिसॉल्व किया जाए। जॉइंट पेटिशन कोर्ट में प्रेजेंट की जाएगी, ठीक, म्यूचुअल कंसेंट के साथ जॉइंट पेटिशन कोर्ट में प्रेजेंट की जाएगी। इस पेटिशन से प्रेजेंट जब की जाएगी उसके बाद पार्टीज को एटलीस्ट वेट करना पड़ेगा 6 मंथ्स के लिए, ठीक, एंड नॉट मोर देन 18 मंथ, 6 महीने से 18 महीने तक, ठीक। फर्स्ट मोशन मूव होगा, उसके बाद 6 मंथ और 18 मंथ्स के बीच में डेट आती थी सेकंड मोशन की, और अगर कोर्ट सेटिस्फाइड है भी दे देगा म्यूचुअल कंसेंट इन बिटवीन, दोनों पार्टीज विड्रॉ नहीं करते तो म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स हो जाएगा, ठीक। यहीं पे एक फिक्स पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो कंसेंट है ये फ्री कंसेंट होनी चाहिए, ठीक। अगर ये जो म्यूचुअल कंसेंट है, जो कंसेंट ली जा रही है किसी पार्टी के द्वारा, ये फोर्स से, फ्रॉड से या अनड्यू इन्फ्लुएंस से ली गई है, तो इस कंसेंट को कंसेंट नहीं माना जाए, इस कंसेंट को कंसेंट नहीं माना जाएगा। कंसेंट हमेशा ये फ्री होनी चाहिए, ठीक। इसमें एक लैंडमार्क केस है, वो आप लिख लीजिए, दैट इज अमरदीप सिंह वर्सेस परवीन को 2019 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था दैट द पीरियड ऑफ 6 मंथ इन सेक्शन 13B subsection 2 was not mandatory but directory. It will be open to the court to exercise its discretion in the facts and circumstances of each case where there was no possibilities of party resuming cohabitation after exhausting all efforts of mediation and conciliation. ये जो 6 months का टाइम पीरियड है ये मैंडेटरी नहीं है, ठीक। अब आ जाओ आप सेक्शन 14 में, यहीं से
सेक्शन 14 क्या बोलता है? नो पेटिशन फॉर डाइवोर्स टू बी प्रेजेंटेड विद इन 1 ईयर ऑफ मैरिज। ठीक, अगर हम सेक्शन 14 की बात करें तो सेक्शन 14 क्या कहता है कि कोई भी पेटिशन डाइवोर्स की प्रेजेंट नहीं की जाएगी कोर्ट में विद इन 1 ईयर ऑफ मैरिज। ठीक, सेक्शन 14, notwithstanding anything contained in this step, it shall not be competent for any court to entertain any petition for dissolution of marriage by a decree of divorce unless at the date of the presentation of petition 1 year has been elapsed since the date of the marriage। ठीक, अगर मैं इसको आपको इसी वे में बताऊं तो सिंपल सी चीज, कोर्ट कोई भी पेटिशन को एंटरटेन नहीं करेगा, ठीक, अनलेस जिस दिन पेटिशन प्रेजेंट की जा रही है कोर्ट में 1 साल कंप्लीट हो गया। मींस 1 ईयर अगर कंप्लीट हो गया और अब डाइवोर्स की पेटिशन डाल रहे हैं तो एंट्री उससे पहले डाल रहे हैं तो नहीं होगी। ठीक, बट इसके कुछ एक्सेप्शन मीन विद इन 1 ईयर डाइवोर्स की पेटिशन अगर डाली जा रही है तो वो एंटरटेन की जाएगी। फर्स्ट एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शनल हार्डशिप, आपको दिखाना ही पड़ेगा ये एक्सेप्शनल हार्डशिप है। ठीक, सेकंड एक्सेप्शनल डेप्रिविटी, on the part of the respondent। रिस्पोंडेंट के पार्ट में डेप्रिविटी है और एक्सेप्शनल हार्डशिप टू दी पेटिशन। ये अगर आपने चीज प्रूव कर दी तो विद इन 1 ईयर भी पेटिशन को एंटरटेन कर लिया जाएगा। सेक्शन 15, सेक्शन 15 बात करता है डाइवोर्स पर्सन व्हेन मे मैरी अगेन, मतलब बेसिकली ये रीमैरिज की बात कर रहा है। When a marriage has been dissolved by a decree of divorce and there is no right of appeal against the decree, or if there is such a right of appeal, the time for appeal has expired without an appeal having been presented, or appeal has been presented but has been dismissed, it shall be lawful for either party marry again। बेसिकली 3 चीजें का ध्यान। फर्स्ट, कोई अपील का राइट, नो अपील। एक कोई राइट ही नहीं है अपील का, नो राइट ऑफ अपील अगेंस्ट द डिक्री। अगर कोई राइट ही नहीं है अपील का, ठीक, तो आप रीमैरिज कर सकते हैं। सेकंड, अगर राइट ऑफ अपील है, अगर राइट ऑफ अपील है तो वो टाइम एक्सपायर हो जाना चाहिए और कोई भी अपील नहीं हुई है। ठीक, एंड थर्ड, अगर कोई अपील फाइल हुई तो वो तब तक डिसमिस नहीं हो, इन्हीं के बाद आप रीमैरिज कर सकते हैं। इन्हीं के बाद आप रीमैरिज कर सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 16 है। सेक्शन 16 देख लेते हैं। सेक्शन 16 बात करता है लेजिटिमेसी ऑफ चाइल्ड, वॉइड और वॉइडेबल मैरिज। तो कोई भी वॉइड या वॉइडेबल मैरिज है और उस मैरिज से अगर कोई चाइल्ड हुआ है वो चाइल्ड क्या कहलाएगा? लेजिटिमेट चाइल्ड। वो चाइल्ड क्या कहलाएगा? लेजिटिमेट चाइल्ड करवाया जाएगा। और लेजिटिमेसी ऑफ चिल्ड्रन अगर आपसे पूछा जाए तो डायरेक्ट पूछा जाता है कि कौन से सेक्शन में, तो दैट इज सेक्शन 16। प्लस ये जो चाइल्ड है हस्बैंड एंड वाइफ है, वॉइड मैरिज है, वॉइडेबल मैरिज है, ये जो चाइल्ड हुआ है लेजिटिमेट चाइल्ड करवाया जाएगा। ये जो चाइल्ड है अपने हस्बैंड एंड वाइफ की प्रॉपर्टी में
क्लेम कर सकता है, बट एंसेस्टर प्रॉपर्टी में इसे कोई राइट नहीं मिले, प्रॉपर्टी में है कोई राइट नहीं मिलेगा। यही है सेक्शन 17 बात करता है पनिशमेंट। सेक्शन 17 बात करता है पनिशमेंट ऑफ बाइगेमी, ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं सेक्शन 5 में, दैट इज 494 495 ऑफ आईपीसी। 7 साल और 10 साल की है, शादी वॉइड हो जाती है। ठीक। सेक्शन 18 अगेन पनिशमेंट की बात करता है। ठीक, जो कि हम ऑलरेडी देख ही चुके हैं। टू ईयर्स फाइन विच में एक्सटेंड टू 1 लाख चाइल्ड मैरिज में। ठीक। एंड फोर्थ और फिफ्थ क्लोज में अगर देखा जाए सपिंदा एंड प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में कितनी पनिशमेंट है, 1 मंथ फाइन विच में एक्सटेंड टू 1000 और बोथ। और नेक्स्ट तो आता है प्रोविजन, वो है सेक्शन 19। 19 किसके बारे में बात करता है, बेसिकली जुरिडिक्शन के बारे में बात करता है। ठीक, जुरिडिक्शन टू विच गो कोर्ट टू विच पिटीशन शैल बी प्रेजेंटेड। तो क्या क्या जुरिडिक्शन है, मैरिज वाज सोलमनाइज्ड, जहां पे शादी हुई है, द रिस्पोंडेड एट द टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ द पिटीशन रिसाइड, तो सॉरी, ठीक, रिस्पोंडेंट जहां पे रहता है, पार्टीज टू द मैरिज लास्ट रिसाइड, जहां पे हस्बैंड एंड वाइफ लास्ट टाइम रुके हैं। ठीक, इन केस ऑफ द वाइफ, ये सिर्फ वाइफ के पास ग्राउंड है, बाकी ये जो तीनों है दोनों के पास है, ये वाइफ के हैं, जब वाइफ पटिशनर होगी, where she is residing on the date of the presentation of the petition. ठीक? The petitioner is residing at the time of presentation of the petition. ठीक? In a case where the respondent is at that time residing outside the territory to which this act extend or has not been heard of as being alive for a period of 7 years or more by those person who would naturally have been heard of him if he were alive. तो ये 4 ग्राउंड अगर 5 बोले तो ये चीज़ है, जहाँ पे मैरिज हुई है उस जगह, जहाँ पे रिस्पोंडेंट इस समय रहता है, जहाँ पे पार्टीज लास्ट टाइम साथ में रुकी थी, अगर पेटिशनर वाइफ है तो वो जिस जगह आज रहते हैं, और पेटिशनर इज राइडिंग एट द टाइम, जहाँ प्रेजेंटेशन ऑफ द पेटिशन के टाइम, ठीक, जहाँ पे पेटिशनर रहता है। ठीक, बट वो केस क्या है वो आगे दे रखा है। अब सेक्शन 20 एक बार हेडिंग देख लेना, ऐसा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सेक्शन 21 सिंपल सी चीज कहता है, जहाँ एप्लीकेशन ऑफ एक्ट 5 ऑफ 1908 मींस सीपीसी की बात करता है कि सीपीसी के प्रोविजन इस पे अप्लाई होते ही हैं। ठीक, 21 ए पावर टू ट्रांसफर पिटीशन इन सर्टेन केस, डायरेक्ट हेडिंग में पूछा जाता है, ये देख लेना एक बार आप। 21 बी स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू ट्रायल एंड डिस्पोजिशन ऑफ डिस्पोजल ऑफ पिटीशन अंडर दिस एक्ट। ठीक, ये हेडिंग देख लेना, और विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ दिस सर्विस और विद इन 3 मंथ, ये 2 चीजें एक बार को 3 चीजें इसमें देख लेना। जो पिटीशन है अंडर दिस एक्ट, वो उसका जो ट्रायल है कंक्लूड कर दिया जाता है विद इन 6 मंथ। ट्रायल कितने टाइम में, 6 मंथ में, और जब अपील की बात करते हैं दैट इज 3 मंथ। ठीक है। सेक्शन 21 सी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, ये सिर्फ आपको हेडिंग देखनी है, इसके अंदर ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सेक्शन 22 डायरेक्ट पूछ लिया जाता है 22 क्या इसके बारे में बात करता है, या फिर प्रोसीडिंग टू बी इन कैमरा कौन से प्रोविजन में है। अब ये इन कैमरा ना, इसका मतलब क्या होता है, बहुत बार बच्चे इसका गलत मतलब समझ बैठते हैं। प्रोसीडिंग टू बी इन कैमरा, एवरी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट शैल बी कंडक्टेड इन कैमरा। तो बच्चे समझ बैठते हैं ये इन कैमरा का मतलब है कि वीडियोग्राफी हो रही है। आंसर इज नो, का मतलब होता है कि ये प्राइवेट प्रोसीडिंग्स है और वहां पे और कोई नहीं होगा। अब ओपन कोर्ट का जस्ट अपोजिट होता है इन कैमरा। ठीक, तो इन कैमरा का मतलब है कि ये कोई प्राइवेट प्रोसीडिंग्स चल रही है, वहां पर और कोई नहीं हो। ये चीज हमेशा याद रखो। ऐसे तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको पता ही हो, बट नहीं पता तो ये चीज हमेशा पता होनी चाहिए। ठीक, तो ये
डायरेक्ट पूछ लेता है, एवरी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट शैल बी conducted in camera. ठीक? And it shall not be lawful for any person to publish or print any matter in relation to any such proceeding except, मतलब मना है कि आप कोई प्रिंट नहीं करोगे, पब्लिश नहीं करोगे, एक्सेप्ट द जजमेंट ऑफ द हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, और पब्लिश विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट। ठीक? इफ एनी पर्सन प्रिंट्स और पब्लिशेस, तो उसकी कितनी पनिशमेंट है? पनिशेबल विद फाइन विच में एक्सटेंड टू 1000। ये थोड़ा आपको पता होना चाहिए कि अगर आप पब्लिश कर दोगे तो 1000 रुपए का फाइन आता है। सेक्शन 23, 23 डिक्रीन प्रोसीडिंग के सिर्फ हेडिंग ही देख लेना, ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं तो इम्पोर्टेंट एक बार रीडिंग तो देखो, पूरा बेरा स्टार्टिंग से एंडिंग तक होना चाहिए, बट जो इम्पोर्टेंट है हम उसी पे ही जा रहे हैं। 23A ये बात करता है रिलीफ फॉर रिस्पोंडेंट इन डाइवोर्स एंड अदर प्रोसीडिंग इन एनी प्रोसीडिंग फॉर डाइवोर्स और जुडिशियल सेपरेशन और RCR। The respondent may not only oppose the relief sought on the ground of the petitioner adultery, cruelty, desertion, but also make a counterclaim for any relief under this act on the ground. And if the petitioner adultery, cruelty, or desertion is proved, the court may give to the respondent any relief under this act to which he or she would have been entitled if he or she had presented a petition seeking such relief on that ground। एक तरीके का ये काउंटर क्लेम की बात कर रहा है। ठीक? किसी ने डाइवोर्स के लिए केस फाइल किया तो सामने से RCR के लिए आ गया, किसी RCR के किया तो सामने से डाइवोर्स के लिए वो बेसिक बात हो रही है। ठीक है? सेक्शन 24 एंड 25 इंपॉर्टेंट है। 24 बात करता है मेंटेनेंस पेंडेड लाइफ एंड एक्सपेंसेस ऑफ प्रोसीडिंग। Section 24 wherein any proceeding under this act it appears to the court that either, ये हमेशा ध्यान रखना, हस्बैंड और वाइफ ये इसके पास है, ये दोनों के लिए अप्लाई, दोनों के पास ये प्रोविजन है मेंटेनेंस के। एज द केस में बी, एज नो इंडिपेंडेंट income sufficient for her or his support and necessary expenses of the proceeding, it may on the application of the wife और हस्बैंड, एप्लीकेशन कौन लगा रहा है? वाइफ या हस्बैंड। ऑर्डर द रिस्पोंडेंट टू पे a petition to the petitioner the expenses of the proceeding and monthly expenses of the proceeding and monthly during the proceeding, such sum as having regard to the petitioner's own income and income of the respondent, it may seem to the court to be reasonable, provided that the application for the payment of the expenses of the proceeding and such monthly sum during the proceeding shall, as far as possible, be disposed within from the date of the service of the notice on wife or husband। ये चीजें हमेशा देखा करो, 60 days, 90 days, 45 days कहाँ से है? फ्रॉम द डेट ऑफ द सर्विस ऑफ नोटिस। ठीक? तब नोटिस उनको मिल रहा है तब। अब एक बार सेक्शन 24 थोड़ा सा ये अच्छे से देख लेते हैं। सेक्शन 24 बेसिकली डायरेक्ट आपसे हेडिंग पूछी जा सकती है, मेंटेनेंस बेंडेड लाइट एंड एक्सपेंसेस ऑफ प्रोसीडिंग कौन से। ठीक? तो अगर इसका हम ऑब्जेक्ट बोले सेक्शन 24 का क्या है? मेंटेनेंस प्रोवाइड कर रहे हैं जिससे कि फाइनेंशियल पार्टी जो वीक है, ठीक, वो सस्टेन कर पाए लिटिगेशन और अपने मंथली एक्सपेंसेस भी मतलब क्लियर आउट कर पाए। ठीक है? सेक्शन 24 की एप्लीकेशन कभी इंडिपेंडेंट एप्लीकेशन, ठीक, देयर कैन नॉट बी एन इंडिपेंडेंट एप्लीकेशन। ठीक, ये चीज ध्यान रखना। इसके पास राइट है, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। ठीक, कोर्ट के पास क्या पावर है? ठीक, और एंसेस ऑफ प्रोसीडिंग जो है वो दिलवा सकती है पार्टीज, एज वेल एज ठीक मंथली मेंटेनेंस। तो ये मंथली मेंटेनेंस की बात करते हैं। ठीक, और ये कि कोई सूट चल रहा है, कोई केस चल रहा है, उसमें एप्लीकेशन लगाई जाएगी, अलग से 24 की एप्लीकेशन नहीं लगाई जा सकती।
तो ये सेक्शन 24 है। अब सेक्शन 25 में आ जाते हैं। 25 बात करता है परमानेंट एलिमनी की। ये बात करता है परमानेंट एलिमनी एंड मेंटेन। Any court exercising jurisdiction under this act may, at the time of passing any decree or at any time subsequent thereto on the application made to it for the purpose of by either husband or wife. Again, husband and wife कोई भी application लगा सकता है. As the case may be, order that respondent shall pay to the applicant for her or his maintenance and support such gross sum or such monthly or periodical sum for a term not exceeding the life of the applicant as having regard to the respondent's own income and other property, if any, the income and the other property of the applicant, the conduct of the parties, and other circumstances of the case. It may seem to the court to be just, and any such payment may be secured if necessary by a charge on the immovable property of the respondent. Second subsection, if the court is satisfied that there is a change in the circumstances, ये बात करता है मेंटेनेंस दे दिया, उसके बाद कोई चेंजेस हो गए ऑफ आइदर पार्टी एट एनी टाइम आफ्टर इट हैज मेड एन ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 1, इट मे एट द इंस्टेंस ऑफ आइदर पार्टी वेरी कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, फाइन कर सकते हैं एनी सच ऑर्डर। ठीक है। थर्ड, इफ द कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट द पार्टी इन हुज फेवर an order has been made under subsection under this section has remarried, party remarry कर ले। ठीक? और if party is the wife, अगर party wife है that she has not remained chaste, or if such party is the husband, he had sexual intercourse with any woman outside wedlock, it may at the instance of the other party vary, modify, restrain any such order in such manner as the court made in just। तो बेसिकली ये क्या बात कर रहा है, ये कह रहे हैं कि डायरेक्ट यहाँ पे 24 में देखो मंथली मेंटेनेंस जा रहा था, यहाँ पे जब केस खत्म हो रहा है उसका मेंटेनेंस जा रहा है एक बार लमसम मेंटेनेंस ऑफिस, ठीक एलिमनी होगी जो। ठीक है। तो यहाँ पे कोर्ट जब अवॉर्ड कर रहे हैं तो वो 3 तरीके से दे सकते हैं। एक ग्रोस सम दे दिया, मोटा-माटी हमने 10, 20, 30 साल जो भी है वो अवॉर्ड कर दिया, या इवन मंथली भी, या हर महीने इतना-इतना देते रहेंगे, या कोई पीरियड फिक्स कर दिया, मतलब 4 मंथ, 6 मंथ इस टाइप से। ठीक है। बिफोर हिंदू मैरिज एक्ट 1955 ये जो था ये सिर्फ वाइफ के पास प्रोविजन, बट आफ्टर दिस हस्बैंड एंड वाइफ दोनों के पास। तो बिफोर एचएमए ये राइट जो था सिर्फ वाइफ के पास था, बट आफ्टर एचएमए ये राइट हस्बैंड एंड वाइफ दोनों के पास है। कोर्ट कब ऑर्डर करेगा? एट द टाइम ऑफ पासिंग अ डिक्री, इस समय डिक्री पास की जाएगी उस समय ये ऑर्डर किया जाएगा। ठीक। या फिर आफ्टर द पासिंग ऑफ डिक्री, डिक्री पास कर दी है और उसके बाद। ठीक। और ये बेसिकली लाइफ टाइम ऑफ द एप्लीकेंट के हिसाब से ही होता है। मीन्स मेंटेनेंस कैन बी अवॉर्डेड फॉर द एंटायर लाइफ ऑफ द एप्लीकेंट, पूरी लाइफ टाइम के लिए अवॉर्ड किया जा सकता है वो जो पीरियोडिकल और मंथ। मेंटेनेंस जो ये है तरीके का एलिमनी है, इसके लिए कुछ पॉइंट्स कोर्ट कंसीडर करेगा। क्या क्या पॉइंट्स हैं वो? फर्स्ट,
रिस्पोंडेंट की इनकम एंड प्रॉपर्टी, ठीक। सेकंड, एप्लीकेंट की इनकम एंड प्रॉपर्टी। थर्ड वन, कंडक्ट ऑफ पार्टीज। एंड फोर्थ, अदर सर्कमस्टांस, ठीक। ये चीजें कोर्ट कंसीडर करेगा फाइल, ठीक, गिविंग द परमानेंट मेंटेनेंस एलिमनी, ठीक। अब ये एक बार अलाउ कर दिया, उसके बाद ये वेरी भी हो सकता है, मॉडिफाई भी हो सकता है एंड टाइम भी हो, ठीक है। और सब सेक्शन थर्ड क्या बोलता है? इफ द कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट द पार्टी इन हुज फेवर एन ऑर्डर हैज बीन मेड अंडर दिस सेक्शन हैज रीमैरिड, ये तो सेकंड सब सेक्शन था। थर्ड क्या बोलता है? अगर रीमैरिज हो गई, ठीक, अगर वाइफ है, ठीक, दैट शी हैज नॉट रिमेन्ड जस्ट, एंड अगर हस्बैंड है, ही इज सेक्सुअल इन डूइंग सेक्सुअल इंटरकोर्स विद एनी अदर वुमन, ठीक, तो अगेन इसको चेंज किया जा सकता है। इसमें एक केस लिख लीजिए, रमेश चंद्र दागा वर्सेस रमेश्वरी दागा, 2005 to 3। एक, ये सेक्शन 25 एलिमनी की बात करता है, परमानेंट एलिमनी। अब बात आ जाती है 26 की। 26 बात करता है कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन की, ठीक। तो ये बस एक बार तो आप देख लेना, ठीक, बाकी प्रोवाइजो देख लो। मेंटेनेंस एंड एजुकेशन ऑफ माइनर चिल्ड्रन पेंडिंग द प्रोसीडिंग फॉर ऑब्टेनिंग सच डिग्री शैल एज फार एज पॉसिबल बी डिस्पोज्ड विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द सर्विस ऑफ द नोटिस। तो ये 60 डेज में कस्टडी का अगर मैटर है वो डिस्पोज ऑफ करना है कोर्ट को, ठीक। ये चीज इसमें इंपॉर्टेंट है जो प्री में पूछी जा सकती है। पैरामाउंट वेलफेयर जो देखा जाता है वो हमेशा बच्चे का ही दे। सेक्शन 27 बात करता है डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी की। अब 28 बात करता है अपील्स एंड ऑर्डर की, ठीक, जो डिक्री और ऑर्डर की अपील्स हो रही है उनके बारे में बात करता है, ठीक। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है, कभी कभी पूछ लेते। All decree made by the court in any proceeding under this act shall subject to the provision of subsection 3 be appealed as decree of the court made in the exercise of its original civil jurisdiction, and every such appeal shall lie to the court to which appeal ordinary lie from the decision of the court given in the exercise of original jurisdiction. ठीक? The second subsection, order made by the court in any proceeding under this section 25-26 shall subject to the provision of subsection 3 be appealable if they are not interim orders, and every such appeal shall lie to the court to be appeals ordinary lie from the decision of the court given in the exercise of the original। सिंपल सी चीज है, ओरिजिनल सिविल जुरिडिक्शन के हिसाब से चाहे वो डिक्री हो चाहे वो ऑर्डर्स हो होते हैं, ठीक। देयर शैल बी नो अपील अंडर दिस सेक्शन ऑन द सब्जेक्ट ऑफ द पोस्ट, पोस्ट के मैटर में कोई अपील नहीं होगी। एवरी अपील अंडर दिस सेक्शन शैल बी प्रिफर्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 90 डेज, जो आपको याद करने फ्रॉम द डेट ऑफ द डिक्री और ऑर्डर। तो ये फोर सबसेक्शन सी में पूछा जाएगा, ऑलमोस्ट पूछा ही जाता है, ठीक। बाकी 28 ए 29, ठीक, ये आप एक बार रीडिंग कर लीजिएगा। बाकी हिंदू मैरिज एक्ट जो है ये खत्म होता है और आज की क्लास यहीं खत्म होती है, और नेक्स्ट क्लास जो होगी वो इसके आगे जो दूसरे एक्ट्स हैं, दूसरे एक्ट इन मीन्स हिंदू माइनॉरिटी गार्जियनशिप, ठीक, सक्सेशन, वो हम कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही, बाकी हैव अ नाइस डे, टेक केयर।